की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। लगातार आप पिछले कई महीनों से ये देख रहे होंगे कि ईवीएम को लेकर एक बड़ी लड़ाई छेड़ी गई है और उस लड़ाई का नेतृत्व जो है दिल्ली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी कर रहे हैं। आज भी एक बड़ी सभा थी, अभी वो मीटिंग से निकले ही हैं बाहर। कई और सवाल इनसे करेंगे, लेकिन पहला सवाल ईवीएम को ही लेकर। सर, क्या लगता है आपको, क्या ईवीएम की इस लड़ाई का पड़ाव आखिरी कहाँ पर है? मुझे लगता है बहुत जल्द हम ईवीएम हटवाकर बैलेट पेपर वापस लाने की लड़ाई जीतने वाले हैं। और इसलिए जीतने वाले हैं क्योंकि देश की जनता जागरूक हो गई है कि उसकी वोट की चोरी हो रही है खुलेआम। क्या वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया? मोदी आंदोलन हो चुका है, बन चुका है, चल रहा है, गांव-गांव तक आंदोलन पैदा हो गया है। वो अलग बात है कि जिसको लोग देश का मेन स्ट्रीम मीडिया समझते हैं, जो एक्चुअल में देश का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बचा, वो बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। मैं तो देश के लोगों को कह रहा हूँ कि आप इन सारे टीवी चैनलों को देखना बंद कर दो। यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश की सच्चाई लोगों तक जा रही है, आप केवल उसको देखो। ये जो सारे चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, ये बहुत बड़े धोखा है। ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इनको बीजेपी पैसे दे रही है इस काम को करने के लिए, इसलिए आप उनको देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपकी वोट की चोरी जो हो रही है और जिस पे पूरा देश का आदमी इकट्ठा हो गया, लेकिन ये मीडिया चर्चा ही नहीं कर रहा, कहीं दिखाई नहीं रहा। आपने देखा किस तरह मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट थे, बीजेपी के पास केवल 16 वोट थे, लेकिन अपने ही बीजेपी के एक पदाधिकारी को, अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी अनिल मसीह जी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया। और मुझे अभी पता लगा वो तो प्रधानमंत्री कार्यालय से होकर आता है अप्रूव। और उसने खुलेआम कैमरे के सामने चोरी करके, यानी 8 वोटों को जो वोट पड़ रही हैं इंडिया गठबंधन, उनको इनवैलिड कर दिया, उस पर कांटा लगा के, और उसको बीजेपी के जिनका मत कम थे उनको जिता दिया। ये तो अच्छा हुआ वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे। और धन्यवाद करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने लोकतंत्र की बहाली की है आज एक ऐतिहासिक निर्णय देकर। और अभी 10 दिन पहले भी ऐतिहासिक निर्णय दिया था इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का लगभग 81% चंदा पिछले बार और इस बार लगभग 90% चंदा केवल बीजेपी को जा रहा था। और पैसे के दम पे सारे जिलों में उन्होंने अपने मुख्यालय बना लिया। काला सफेद हो रहा था उसमें, सारा ही काला था, सफेद कहाँ था उसमें? दाल में काला नहीं था, पूरी दाल काली थी। एक बात बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी आवाज़ में भाषण दिया जा सकता है, तो फिर इस ईवीएम में हर तीसरा वोट उसको जाए या दूसरा जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? आप जिस चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं और जिस गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, उसके कई एंकरों ने उसको झुठलाने और वोट को एकदम मैंने ट्रांसपेरेंट बताने की कोशिश की, उसके लिए स्टोरी की उन लोगों ने। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो लोग बीजेपी के लिए उनसे पैसा वसूल करके उनके लिए काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। इसलिए वो क्यों देश की सच्चाई दिखाएंगे? वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं भाई, वो बीजेपी की ब्रांडिंग करने में लगे हैं। वो सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते, वो विपक्ष में हमलावर रहते हैं हमेशा। जबकि इस मोदी जी की सरकार को बनने से पहले हमेशा ये सारे मीडिया चैनल सरकार को घेरते थे, सरकार से सवाल करते थे, और वो कहते थे चूंकि सरकार में तो तुमसे तो सवाल पूछेंगे। अब क्या हो गया? मोदी जी आगे तो सब कुछ उलट गया। अब सत्ता पक्ष से सवाल ही करना बंद कर दिया। और कभी मौका मिलता भी है, फर्जी इंटरव्यू बनाए जाते हैं, तो पूछते हैं आप आम कैसे खाते हो, चूस के खाते हो या काट के खाते हो? ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है इनका। अब एक सवाल मैं करना चाहूँगा एडिशनल, कि कल विधानसभा में जो मुद्दे उठे, विपक्ष के नेता ने मुद्दे को उठाया, बॉल आपके पाले में डाल दिया गया, लेकिन आपने जो काउंटर किया तो ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार बिल्कुल इस बात को लेकर मतलब तैयार है कि भाई हमने जो वादा किया है हम उसको पूरा करेंगे। क्या लगता है कि पूरी प्रक्रिया क्या वाकई जो आपकी सरकार के हाथ में है वो संभव है कि मुख्यमंत्री जी वो सब प्रक्रिया पूरी कर देंगे? देखिए, मैं पहले तो आपको याद दिला दूं कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में ये डला हुआ था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी नहीं कहूँगा, सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन करीब 3-4 साल पहले छत्रसाल स्टेडियम में जब 15 अगस्त को मुख्यमंत्री का भाषण होता है, अपने भाषण का आधा भाग केवल इस पे था कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। इसका मतलब उनकी नीयत पे शक नहीं किया सकता। और जो गेस्ट टीचर को पक्का करने का प्रस्ताव पास करके सदन से भेजा था, उसको भी बीजेपी के एलजी ने रोक दिया। इसलिए मुझे लगा कि इसका मतलब सरकार तो चाह रही है और ये बीजेपी राजनीति कर रही है। इसलिए जैसे ही रामवीर सिंह विदुड़ी बोल के निपटे, मैं तुरंत खड़ा होके और मैंने तुरंत कहा कि सरकार पूरी की पूरी इस बैठी हुई है, यहाँ सारे मंत्रीगण बैठे हैं, सारे पूरे वीडियो को लोग सुन रहे हैं, जितने लोग धरने पे बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं। मैंने कहा सब तैयार है, बता दो कोई एक भी विरोध में हो तो बताइए। कहने सब तैयार हैं। बल्कि सौरभ भारद्वाज जी ने कहा बिल्कुल सरकार तैयार है, क्या आप साथ दोगे? मैंने ही कहा, मैंने कहा बीजेपी इस पे अपना मत स्पष्ट करे, विपक्ष के नेता
हम इसको प्रस्ताव को मैं रिजोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, हम इसको पास करेंगे इस विधानसभा में। नहीं, तो अब रिजोल्यूशन पर यह सवाल आ गया। रिजोल्यूशन मैं मूव कर चुका हूँ और कल या परसों इस पे पूरी बहस इसी पे होगी, कच्चे कर्मचारी को पक्का करें, उसके बाद ये प्रस्ताव जो मैंने रखा है इसको पास किया जाएगा। उसके बाद हम बीजेपी के विपक्ष के नेता से कहेंगे कि भाई चलो अब एलजी के पास हम भी चल रहे हैं और उनके पाले में आप अब इसको पर इससे करवाओ। एलजी उन्हीं का है ना, बीजेपी का व्यक्ति एलजी बनाए, तो अब जब हमने पास कर दिया तो अब क्या आपत्ति रहेगी। मियां बीबी राजी। एक सवाल, इसको एक्सीडेंटल कहेंगे कि मैंने सुनियोजित था ये प्रश्न? नहीं, आपको मैं पहले बता दूं, मिशन जय भीम के माध्यम से, क्योंकि मैं मिशन जय भीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, उसके माध्यम से हम पहले से ही आप तो व्यक्तिगत लड़ रहे हैं, ये हम लोगों को वो हम व्यक्तिगत लड़ रहे थे, लेकिन चूंकि सरकार के अंदर भी प्रस्ताव आया था, नहीं आता तब ये होता कि सरकार ईमानदार नहीं है। सरकार के अंदर प्रस्ताव आया था, जब एक प्रस्ताव गिर गया तो सरकार के हौसले इस मुद्दे पर गिर गए। लेकिन जब विपक्ष ने इस मुद्दे को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उठाया, तो मैं तो चूंकि पहले से इस मुद्दे पे रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आयोजन करने वाला था, तो मैंने इस मुद्दे को तुरंत कहा कि भाई पूरी सरकार बैठी है, पूरी सरकार तैयार है, बताओ करवाओगे क्या? अब तो जो मौजूदा खेल बना है उसमें तो लगता है काम सबका बन जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेजोल्यूशन पास होगा, और अगर बीजेपी ईमानदार रही, अब तो फंस गए आपके जाल में। देखिए अगर ईमानदार रही तो 100% मैं बता रहा हूँ सारे कच्चे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे दिल्ली अब में। उनकी बेईमानी होगी तो एक्सपोज भी तो हो जाएंगे, आप छोड़ेंगे? बेईमानी होगी तो एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन फिर ये जनता पे है कि चूंकि जनता भारत की धर्म के नाम पे अंधी जिस तरह किया जा रहा है, महंगाई हो रही है कोई नहीं बोल रहा, नौकरियां मिल नहीं रही है कोई नहीं बोल रहा, धर्म के नाम पे नफरत बढ़ रही है कोई नहीं बोल रहा, डॉलर। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी तो उसे तो उम्मीद नहीं है कि वो छोड़ेंगे पीछा। वो तो राजेंद्र पाल गौतम को दुनिया की कोई ताकत ना डरा सकती है ना खरीद सकती है। मैं दिल्ली के नहीं पूरे देश के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अबोलिशन करने की लड़ाई को लड़ रहा हूँ, और इसको मिशन जय भीम के माध्यम से और बड़ा करेंगे। और जितने संगठन देश में चल रहे हैं सबको साथ लेकर, केवल मिशन जय भीम नहीं, सबको साथ लेकर, क्योंकि ये सबका मसला है। और ये जाति धर्म तक सीमित नहीं है, इसमें तो सभी जाति धर्म के लोग हैं। जो ठेकेदारी प्रथा में इतना शोषण होता है महिलाओं के साथ, तो आप सोच ही नहीं सकते किस किस तरह का शोषण होता है। और आधी तनख्वाह वो पहले तो कम मिलता है, ठेकेदार के प्रति जो थ्रू जो मिलता है वो कम मिलता है, उसमें से आधा ठेकेदार खा जाता है। अफसर साहब से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल, उम्मीद की जो किरण है वो तेज वाली किरण दिख रही है या कुछ उस पर बादल उदल? मुझे नहीं लगता इस बार कहीं पे भी कोई शंका रह जाएगी, क्योंकि छोड़ने वाला नहीं हूँ। अप्रैल मई वाली किरण आएगी एकदम 100%। कोई बादल की उम्मीद न किया जाए? नहीं, बिल्कुल सूर्य निकलेगा, रोशनी आएगी। अब एक सवाल और आपसे चलते चलते, संविधान बचाओ मिशन जय भीम के बैनर तले जो आप तमाम आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण भी कर रहे हैं, आपके तमाम हर जगह बयान भी आ रहे हैं, वाकई क्या संविधान के साथ मौजूदा सरकार खिलवाड़ कर रही है? इसमें क्या शक है? एक बात बताइए कि दिल्ली सरकार के पास जो सर्विस डिपार्टमेंट होता था उसको अवैध तरीके से दिल्ली सरकार से केंद्र ने छीन लिया, और लंबी कोर्ट की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से जीतकर सर्विस डिपार्टमेंट मिला था, लेकिन फिर अध्यादेश ला के छीन लिया, फिर संसद में बिल लाकर छीन लिया। तो ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये बात संविधान के खिलाफ नहीं है कि जनता की चुनी हुई सरकार की बजाय जो सेलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं, बीजेपी की केंद्र की सरकार द्वारा नॉमिनेटेड आदमी के हाथ में आज अफसर हैं, और वो अफसर दिल्ली की सरकार के सारे काम को रोक के बैठे हुए हैं? ये दिख नहीं रहा क्या सबको कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि इलेक्शन कमीशन के गठन में इंडिपेंडेंट आदमी भी होना चाहिए, और व्यवस्था कर दी एक देश के प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और एक मुख्य न्यायाधीश, 3 लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन करेंगे। लेकिन संसद के अंदर बिल लाकर उस व्यवस्था को बदल दिया जो सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी, और अब मुख्य न्यायाधीश की जगह उन्होंने अपने कानून मंत्री कर दिया, यानी 3 में से 2 बहुमत बीजेपी का हो गया। फिर भी आप कह रहे हैं कि क्या वास्तव में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? संविधान वास्तव में खतरा नहीं, संविधान पे तो पूरा कुठाराघात हो रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स पूरा वायलेट हो रहे हैं, लोगों का स्पीच एंड एक्सप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो रहा है। धारा 144 पूरी दिल्ली में लगाने क्या मतलब है? क्या मतलब है धारा 144 लगाने का? लोगों को क्या अपनी बात को बोलने पर भी तुम पाबंदी लगा दोगे? क्या ये प्रजातंत्र है? एक सवाल आपसे सर, आपका एक वीडियो मार्केट में है जिसमें आप मुस्लिम संगठनों से कुछ अपील कर रहे हैं कि भाई मास मूवमेंट में आप हिस्सा लें, जन आंदोलन से आप जुड़ें। पूरे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से ये खबरें आई कि वाद विवाद के फ़ौरन बाद, यानी नो कोर्ट नो नोटिस नो सुनवाई, सीधे बुलडोज़र। क्या लगता है कि मुस्लिम संगठनों को इस पर देश के लोगों से बातचीत करने का रास्ता नहीं? मुस्लिम समाज के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ये दलित पे भी लागू होता है, दलित, पिछड़े और मुस्लिम। मैं इन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप किसी का भी वोट बैंक मत बनो। जब आप पार्टियों के वोट बैंक बन जाते हो तो फिर उन पार्टियों से ये भी तो कहो कि हमारे ये मुद्दे ना हल करो। जो पार्टी आपके मुद्दे हल करे आप उसको समर्थन दो,
और जो पार्टी केवल आपकी वोट ले लेकिन आपको बदले में आपके मुद्दे हल ना करे, आपके लोग लिए काम ना करे, तो ऐसी पार्टी को फिर वोट किस लिए देना? भारतीय लोकतंत्र में बुलडोजर का क्या स्थान है? बुलडोजर का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये तानाशाही का एक निशान है। ये सरकारें जो बुलडोजर चला रही है ये दिखा रही है कि अब लोकतंत्र नहीं बचा है, हम तानाशाह हैं और हम गरीब मुल्जमों के घर तोड़ेंगे और लोगों को जेल में डालेंगे झूठे केस में बना के। ये संकेत है, या तो देश के लोग जाग जाएं वरना सुरक्षित कोई नहीं है फिर। आप राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, लगातार बोलते रहते हैं और आप सुनते रहते हैं, कार्यक्रम लगे रहते हैं इनके। मैंने 2-4 ही सवाल किए। आपके लिए ये हर हाल में चेतावनी है कि ऐसे लोग जो लगातार काम करते हैं उसके बाद भी उनकी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर तो कोई समझाने अलग से नहीं आएगा। स्पष्ट शब्दों में मंत्री जी ने जो बातें कही, ये बुलडोज़र और इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार, सुप्रीम कोर्ट पर में इंटरफेयर, चुनाव में इंटरफेयर, तमाम तरह की बातें जो घटनाएं घट रही हैं, स्पष्ट रूप से संविधान को कमज़ोर किया जा रहा। क्या ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति लड़ सकता? नहीं, सबको सामने आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और यही अपील बार बार की जाती है। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर ज़रूर करें।